नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर और साथ ही साथ कश्मीर में लगातार राशन लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी तरीके से परेशान जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जमीनी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। लेकिन सबसे पहले लिए चलेंगे आपको कश्मीर, और कश्मीर से आप देखिए किस तरह से महंगाई का दौर बढ़ता जा रहा है और आम जनता परेशान होती जा रही है। सनम की इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोल महंगा हुआ तो आम आदमी को कम परेशानी बड़े लोगों की डीजल की परेशानी भी आई, ड्राइवरों से लेके आम लोग कुछ परेशान हुए। गैस भी महंगा हुआ तो कुछ लोगों ने बात जरूर की, लेकिन अब बात का विवाद खड़ा हो रहा है राशन की कमी से। कश्मीर वादी में सरकारी राशन डिपो पर दिए जाने वाला राशन अब कामयाब ही नहीं नायाब होता दिखाई दे रहा है। महकमे CAPD के लोग बता रहे हैं कि राशन तो है लेकिन दिया जाना तो आधार कार्ड की बुनियाद पे, और आधार कार्ड जिसको लिंक होगा उसी को राशन मिलेगा। और यूं कुल मिला के राशन जिस फैमिली में 2 आधार कार्ड है तो उन्हीं को राशन मिलता है, चाहे वो फैमिली 10 लोगों की हो, 8 लोगों की हो या 12 लोगों की हो, राशन आधार पे ही मिलता है। आधार पे मिलना राशन ये अच्छी बात थी, लेकिन आधार कितनों के पास है, और वो भी सेंस जब 2010 के हिसाब से दिया गया हो। 2010 से लेके 2021 तक एक नई बड़ी पौध भी आ चुकी है, और जो तब बच्चा 2010 में 4 साल का एक निवाला खाता था अब 1 किलो राशन भी खाता है। और 2021 में आधार कार्ड से लिंक्ड राशन वो 2010 का दिए जाना खास तौर पे कश्मीर में राशन के हवाले से लोगों में सवाल खड़ा कर ही देता है। और फिर हमारा आधार कार्ड का डिपार्टमेंट है कहाँ, ये भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड जब बनाए गए थे उसके बाद कोई नहीं मिल रहा है जहाँ से आधार कार्ड बन सके। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे आधार कार्ड लोगों को दिया जा सके, और कहीं एंट्री और उस पर कोई तब्दीली करनी हो तो आधार कार्ड का महकमा या आधार कार्ड वाले मिल ही नहीं रहे। और यूँ कश्मीर में सरकार के डिपो से राशन अब लोगों को जिस हिसाब से दिया जाता है उस हिसाब से कश्मीर में आम लोग अब यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में महामारी होगी, और महामारी के साथ साथ जब भूख का मारा इंसान सड़क पर निकलेगा तो उसमें क्राइम रेट भी बढ़ सकती है। और क्राइम रेट को कम करने के लिए सरकार को तजावीज़ दी जा रही है कि फिलहाल या तो राशन कार्ड के मामले में आधार जो लिंक हुआ है उसका दफ्तर दिखाइए, उसके लोगों को ग्राउंड पे काम पे लगाइए ताकि आधार बनाए जा सके। और आधार के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि 2010 से लेकर 2021 तक एक नई पौध जो बन के आई है, जो सामने आई है, उसका राशन उनको राशन कैसे मिलेगा। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको लिए चलते हैं शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर के अंदर आप देखिए कि स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है। स्कूलों को किस तरह से खोल तो दिया गया, लेकिन SOPs का पूरी तरह से पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, चाहे हम स्कूल की बात करें या फिर स्कूल के गाड़ियों की बात करें। तो इरफान की क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो देखिए। बात अगर एजुकेशन को लेकर करें और साथ ही साथ स्कूलों को लेकर करें तो वादी कश्मीर में अब स्कूल जो है वो खुल गए हैं और बच्चों अपनी जो तालीम है वो अब स्कूलों में हासिल करने लगे हैं। और इस बीच अगर बात करें तो कोविड पैंडेमिक में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक जानिब अगर बात करें पहले यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, हायर एजुकेशन और उसके बाद अब प्राइमरी डिपार्टमेंट को हैंडल करना स्कूल में बच्चों को लेकर काफी डिफिकल्ट है। इस बीच अगर बात करें तो कुछ शिकायतें लगातार मौसूल हो रही थी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। SOP गाइडलाइंस ट्रांसपोर्टेशन में दिखाई नहीं देती है। जब इस बात को लेकर डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के कंसिडरेशन में लाया गया और उसके बाद डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिस जारी की है खास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जिसमें बताया गया है कि स्कूल अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बच्चों के हवाले से SOP गाइडलाइंस फॉलो करने जरूरी है। क्योंकि एक जानिब अगर देखा जाए जब बच्चा ट्रांसपोर्टेशन यूटिलाइज करता है और इस बीच अगर उसको खुदा ना खास्ता किसी के हाथ अगर कहीं कोविड का कोई इफेक्ट रहता है तो जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार पिछली बारी भी स्कूल्स बंद हो गए, उसके साथ साथ जी हाँ सिचुएशन थोड़ा सा फिर बॉइलिंग होगी। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब डायरेक्टर स्कूल ऑफ अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी की है खासतौर पर स्कूल अथॉरिटी को लेकर कि उसे मुकम्मल तौर पर SOP गाइडलाइंस ट्रांसपोर्टेशन को लेकर यूटिलाइज करने होंगे, जिसमें गैप जो है बच्चों को लेकर एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और साथ में ड्राइवर साहिबान, कंडक्टर साहिबान या दीगर जो भी उस बस सर्विस के साथ जुड़े हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे बताया गया
2 बारी सैनिटाइज करना जरूरी है। यानी एक तो जब बच्चे सुबह आएंगे स्कूल और उसके बाद जब वो वापसी के तौर पर स्कूल से घर की ओर रवाना होंगे तो वहां पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस बीच ये भी देखना होगा कि अब किस तरीके से खासतौर पर स्कूल अथॉरिटी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर मुकम्मल तौर पर अमल दखल करेगी और इसको बड़े सीरियसली इस नोट को लेगी, क्योंकि मामला यहां पर कोविड-19 पैंडेमिक का है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। तो बारामूला से भी एक आगजनी की घटना देखने को मिली है। आपको बताते चले कि काफी तरीके से दुकानों में आग लगी है, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। किस तरह से ये आग लगी, आखिर कारण क्या कुछ यहां पर रहे हैं, इरशाद के पास चलते हैं, क्योंकि बारामूला से वो पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। इतना धुआं पूरी बस्ती में फैल गया कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर एक दो दुकानदार यहाँ पे मौजूद थे, थोड़ा दूर इस एरिया से थोड़ा दूर ही, उन्होंने ही फिर इन्फॉर्म किया पूरी बस्ती को। ये कितने बजे हुआ ये? तकरीबन 9:30 के ऊपर। तो उसके बाद फायर सर्विस उसके बाद फायर सर्विस भी आया, लेकिन तब तक लोकल यहाँ पे जमा थे। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि पता ही आनन फानन ये सारा खाकस्तर हो गया। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कितने बजे यहाँ से? मेरा नाम फिरदौस अहमद भट्ट है। ये कल लगभग 9 बजे शाम को हुआ है। तो जो ही आग लग गई तो आनन फन सारे एरिया को, इसमें ये दुकान था उसको अपने लपेट में ले लिया, तो बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद फायर सर्विस आए, लेकिन उन्होंने जो उनको करना था वो उन्होंने नहीं किया है। लगभग इनका नुकसान जो है इट इज़ अबाउ 35 लाख। ये ज़िले बारामूला के दिलना इलाके की बात करें, बारामूला से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे जो दिलना का इलाका है, यहाँ पे कल रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब इस दुकान में जो है आग नुमानदार हुई। हालांकि इस दुकान के साथ साथ जो इसमें सामान था, हालांकि वो जलकर खाकिस्तर हुआ। उसके बाद जो है फायर सर्विस अमले के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या 52 राष्ट्रीय राइफल्स यहाँ पे आए और उन्होंने बरवक्त जो है आग पे काबू पाया। और अगर हम इस इलाके की बात करें, ये रिहाइश पजीर इलाका है, मेन चौक है। हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे उस वक्त जो है लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मची, और अगरचे देखा जाए इस दुकान में कम से कम 30 लाख का नुकसान हुआ। हालांकि रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि अभी तक जो है ज़िला इंतज़ामिया, चाहे हम मुतल्लिका महकमों के जो अफसरान चाहे वो यहाँ पे नहीं आए, बल्कि इन लोगों का ये भी कहना है जिस वक्त यहाँ पे हादसात होते हैं उस वक्त हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। अब इनकी तरफ से यही अपील है ज़िला इंतज़ामिया से, खुसूसन ज़िला तरक्याती कमिश्नर से, कि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है एक टीम बनाए और यहाँ पे विज़िट करें और तखमीना लगाए कितना क्या नुकसान हुआ है। उस नुकसान का जो है इनको मुआवजा मिलना चाहिए। फ़िलहाल मुश्ताक लून के साथ में इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको पुंछ लिए चलते हैं और पुंछ के शहदरा शरीफ की आपको बात सुना देते हैं, क्योंकि 2009 को यहाँ पर लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन ये लाइट्स कितनी चली हैं और आज तक क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है ये जान लेते हैं। क्योंकि जब ये 2009 में लाइट्स लगाई गई थी तो सिर्फ एक बार ही यहाँ पर ये लाइट चली है। उसके बाद आप समझिए कि 2009 के बाद 2021 आ गया है, लेकिन इस पर कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का खर्च इस पर किया गया था। DDC के चेयरमैन के साथ खास बातचीत की है जमशेद मलिक ने, क्या कुछ बता रहे हैं देखिए। इसी मेंबर थाना मंडी अब्दुल कयूम मीर साहब, जिनके घर को मिनी सेक्रेटरीट कहा जाता है, क्योंकि इनके घर में ही सरपंच और BDC चेयरमैन के साथ साथ ये खुद अब DDC मेंबर भी चुनकर सामने आए। सर, जिस तरह पहली बात हम आपके इलाके की करेंगे, क्योंकि आपका इलाका एक मशहूर तरीन इलाका है जहाँ बाबा की दरगाह है, जहाँ हर लोग हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। वहाँ 2009 में सरकार की तरफ से वहाँ लाइटिंग करवाई गई थी उस रोड पे, जो एक रोज़ चलने के बाद बंद हुई। उसके बाद उस पर आप क्या करने जा रहे हैं? उसमें वो जो लाइटें थोड़े दिन चली तो बाद में बंद हो गई। हालांकि उसमें मेरे ख्याल में लगभग 1 करोड़ के लगभग रुपया भी जो है उसमें खर्च हुआ। तो या तो वो कंपनी जाली थी, डुप्लीकेट थी, जिसके वो टेंडर हुए या क्या हुआ, क्योंकि अगर 1 साल भी जो लाइट नहीं चल सकी तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो वो पैसे जो है सरकार के ज़ाया हुए और लोगों को भी उसका फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ लोगों की जो है वो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मेरी वाइफ जो है शहदरा शरीफ जो है उसकी सरपंच भी है, तो बड़ी परेशानी आती है। लोग हमें भी कहते हैं जी ये देखो जी इनका कोई ये नहीं चली हैं, ये क्या बात है, ये किधर गया पैसा। तो उसमें मैं चाहूँगा कि एक इंक्वायरी बैठे और ये देखे कि क्या बात है और उसको जो है वो एक्टिवेट करे, और ताकि वो लाइटें जो हैं दोबारा चल सकें।
मीर साहब, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की आप पर, क्योंकि आपके घर में बीडीसी चेयरमैन भी हैं, आपके घर में सरपंच भी हैं और आप खुद डीडीसी मेंबर भी हैं। इन लाइटों को लेके आपकी तरफ से क्या आगे कार्रवाई करने जा रही है? मैं आज भी मेरा प्रोग्राम है अपने डीसी साहब से मिलने का, तो उनको से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले में जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और देखें कि क्या मसला है, ये पैसा किधर गया, क्यों नहीं वो लाइटें चली, क्या कारण है। और लोगों को जब उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ तो उसका वो यूजलेस जो है वो सारा सिस्टम हो गया। बहरहाल ये लाइटें 2009 में उस वक्त लोगों के डिमांड पे लगी थी। वो इसलिए कि भाई रात को लोग यहाँ पर वीरवार को, एतवार को, उसके बाद जब भी उर्स यहाँ पर होते थे शादा शरीफ, लोग रात को और दिन को चलते थे, तो रात को इसकी सहूलत थी लोगों को कि भाई लाइटें लगी हुई हैं, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया है, 7 किलोमीटर है थाना मंडी से शादा शरीफ। तो लेकिन इसका फ़ायदा आज तक यहाँ पर लोगों को नहीं हुआ। इस पर गालबन 80-90 लाख रुपया खर्च हुआ है, लेकिन आज तक वो पोल वहाँ खड़े हैं, तारें लगी हुई हैं, तारें कई जगह से टूट गई हैं। और हमने इस पर कोशिश की कि भाई 1.5 किलोमीटर एरिया जो हमारा है वो म्यूनसिपैलिटी एरिया में आता है, इसी रोड पे हमने कोशिश की कि भाई डिपार्टमेंट से हमने काफ़ी बार हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें परमिशन दे दो, हम इस पर क्या करेंगे, 1.5 किलोमीटर रोड जो है उस पर वो लाइटें हम अपनी लगाएंगे। लेकिन हमें उस पर भी कोई मोतबर जवाब हमें नहीं मिल सका। वो भी ऐसे आज की डेट में सारे वो एरिया डिफंक्ट पड़ा हुआ है। हमने बार बार जो भी ऑफिसर साहिबान है सबको हमने बोला, लेकिन किसी ने इस पर नजर नहीं रखी। आपका 1.5 किलोमीटर एरिया इसके बीच में आता है जहां लाइटिंग लगी, कुल 7 किलोमीटर लगभग, जिस तरह आप बता रहे हैं 80 से 90 लाख रुपए की लागत से लाइटें लगाई गई हैं। क्या कभी ये लाइटें चल भी पाई थी? एक बार चली हैं जब ये लाइटें लगी थी, उसके बाद एक बार जब ऑफिसर साहिबान कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट के आए थे, उन्होंने एक टेस्ट किया था, वो लगी थी। उसके बाद टिल डेट वो लाइटें आज तक नहीं चली हैं। और हमने जब कंफर्म किया कि भाई आया ये मसला क्या है, उन्होंने कहा कि जनाब इसमें अभी ट्रांसफार्मर लगने हैं, वो लग के उसके बाद लाइटें ये ऑन ऑफ होंगी। लेकिन किसी ने ना तो ट्रांसफार्मर लगाया, ना ये लाइटें ऑन ऑफ हुई, ये आज तक ये बंद पड़ी हुई है। चलिए अब आपको बांडीपुरा लिए चलते हैं और बांडीपुरा के सुंबल इलाके की आपको बात सुना देते हैं, क्योंकि इंक्रोचमेंट ड्राइव यहां पर चलाई गई है। प्रशासन पूरी तरह से नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है, कार्रवाई पर कार्रवाई की जा रही है। बांडीपुरा से जहूर हमारे संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। जेक 24/7 में आपका खैर मकदम है। बात करेंगे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से। म्यूनसिपलिटी कमेटी सुंबल और तहसीलदार सुंबल और पुलिस की सरबराही में आज इरिगेशन कॉलोनी से लेकर सुंबल ब्रिज तक जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की गई है। दुकानदारों ने जो इलीगल जो है फूड पास बनाए थे और शटरिंग जो वहाँ पे जो इलीगली जो वहाँ पे बनाए गए थे फूड पास, उनको हटा दिया गया है। और वहाँ पे जो रेडी वाली इलीगली बैठ रहे थे उनको भी हटा दिया गया। और वहाँ पे जो बड़ी आज अगर हम देखें तो यहाँ बड़ी एक एनक्रोचमेंट ड्राइव भी की गई और होटलों में जो है वहाँ पे भी मार्केट चेकिंग का भी किया गया। तहसीलदार सुंबल भी थे और म्यूनसिपलिटी के भी आला अधिकारी थे, ईओ भी उसमें थे म्यूनसिपलिटी सुंबल के। और बड़ी एनक्रोचमेंट ड्राइव की गई और जिसका आए रोज हम देखते थे सुंबल मार्केट में ट्रैफिक जाम होता था। लेकिन आज जो ड्राइव किया गया है इसको सराहना किया गया। वहाँ के लोगों ने उन्हें कहा कि जो हमारी मुश्किलात है वो आसान हो गए हैं, हम लोगों को मुश्किलात ना हो, उस वजह से जो ये ड्राइव की गई। और यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं जो म्यूनसिपलिटी सुंबल ने ये काम किया है, इसको जो है लोगों ने सराहना किया है। फिलहाल जेक 24/7 के लिए सुंबल बांडीपुरा से जहूर है। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और जिला डोडा से भी वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ब्लैक टॉपिंग का काम किया गया है और जाहिर तौर पर अभी भी खस्ता हालत में सड़कों को देखा जा रहा है। यानी ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू तो किया गया लेकिन अधर में ही छोड़ दिया गया और उसके बाद लाखों रुपए यहां पर खर्च होते हैं। आज तक सड़क की जो हालत है वो सुधरती हुई नजर नहीं आई है। रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि आखिर रोड विभाग भी किस तरह से काम कर रहा है। कि टोटल फ्रॉड हो रहा है, डीसी ऑफिस में बोला गया हमें, लेकिन बोला गया बाद में कि इसकी हम पेमेंट नहीं करेंगे, पैसा वेस्ट नहीं होगा। कितने लोगों को ये रास्ता जोड़ता है? 90,000 1 लाख की आबादी है खलेनी मरमत, जहाँ से आज तो 10 लिंक रोडें हमारी जाती हैं, जैसे बाड़ी मरमत का इनलीगल तौर पे काम यहाँ पे हो रहा था। आप लोगों को लेके क्यों नहीं यहाँ पे आए? रास्ता काम क्यों नहीं बंद करवाया? आपने रास्ते पे क्यों नहीं आ बैठे? सर शायद आपको मालूम होगा, आपने शायद देखा नहीं होगा कि हमने एक बार बहुत बड़ा धरना लगाया था जहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम्बल में आई हुई थी और हमें बोला गया था कि इसको हम बड़े अच्छे से इसकी हम पेमेंट रद्द करते हैं और दोबारा से इसको ब्लैक टॉप होगा। हम लोगों ने फिर उनको बोला था कि इसकी जो प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से होती है ब्लैक टॉपिंग, मेटलिंग हो और उसके बाद जून जुलाई में इसका ब्लैक टॉप हो। तो किसको जिम्मेवार आप ठहराते हैं? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को।
बहरहाल और रहने ये बीडीसी चेयरमैन हमसे बात कर रहे थे जो साफ तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेवार ठहराते हैं इस रास्ते का। मैं आपको बताऊं कि 1 साल पहले जब एक्सीडेंट होता है 17 लोगों की जान चली जाती है। कुछ ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, इसी रास्ते पे आप रोज चलते हैं, क्या बताना चाहेंगे? हम लोकल आदमी सर यहाँ के हैं। मैं परसों यहाँ से पीछे मरमत गया ब्योता मुगोता, लेकिन खलैनी से लेकर ब्योता डॉक्टर के घर तक मुझे इतनी दिक्कतदारी हुई कि कोई बोलने की बात नहीं। ऐसी रोड है, ऐसी रोड में खच्चरें चलती है जिसमें वो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो बेवकूफ ड्राइवर हैं जो कि गाड़ी लेकर वहां चले जाते हैं। इलेक्शन वगैरह हुए थे तब किस तरह के वादे वगैरह किए थे आपके साथ? उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं सर। उस टाइम तो बोलते हैं हम ये करेंगे, हम इसको टाइल वर्क बनाएंगे, हम ये ब्लैक टॉप करेंगे, हम लोगों को पता नहीं क्या देंगे, लेकिन ऐसी रोड मैंने देखी नहीं। मैंने परसों गाड़ी से हाथ धो लिए थे। देखिए डेंजरस काफी रास्ता है ये। डेंजरस क्या सर, गाड़ी देखो हमारी तो छोटी गाड़ी है, लेकिन कितनी 4-5 फुट गाड़ी चौड़ी है। इतनी गाड़ी क्रॉस होने के लिए जगह नहीं है वहाँ। कितने टाइम के बाद गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है? ये तो सर 10 दिनों में सर्विस हो जाएगी। नई से नई गाड़ी होगी तो 1 साल काटना मुश्किल है। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा के अंदर आपको बता देते हैं कि आज प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि किराएदार अगर आपको अपने घर के अंदर रखने हैं तो उनकी पूरी तरह से यहां पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए, पूरे कागजात इनके पास होने चाहिए, पहले इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद ही किराएदार को अपने घर के अंदर शरण दी जानी चाहिए। लेकिन जो मालिक मकानदार अपने किराएदारों की इस तरह से निशानदेही नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। किस तरह से पूरी कार्रवाई प्रशासन करेगा, ऋषि के पास चलेंगे। ऋषि क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जिला प्रशासन सांबा ने जिला सांबा के लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जारी की है और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जिला सांबा के लोग जो अपने घरों पर किराएदार रखते हैं, यानी टेनेंट्स रखते हैं, पेइंग गेस्ट रखते हैं या फिर डोमेस्टिक हेल्पर्स रखते हैं, अब उनको अपने घरों पर रखने से पहले उनकी एक वेरिफिकेशन की जाएगी और उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवानी होगी। उसके बाद ही आप लोग ये किराएदार अपने घरों पर रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, ये नोटिफिकेशन सीधे तौर पर पब्लिक के हित को ध्यान में रखते हुए और क्राइम रेट को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट जो है ये माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर यूटी की अगर बात करें तो लगातार पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये जो फरमान है ये जिला प्रशासन सांबा ने जारी किया है। और ये फरमान सिर्फ सांबा तक ही सीमित नहीं है, ये जम्मू कश्मीर यूटी के कई अलग अलग जिलों में ये जो वो जारी किया गया है। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लोग अपने घरों पर किराएदार रख लेते हैं, उनकी वो पास्ट हिस्ट्री नहीं पूछते हैं कि वो कहां से बिलोंग करते हैं, क्या उनका पेशा है, लेकिन घरों पर वो किराएदार लोग अपने घरों पर रख लेते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये किराएदार देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आते हैं और आप लोग उनको अपने घरों पर रखते हैं, तो अब जिस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, नोटिफिकेशन साफ तौर पर ये कहती है कि अब आपको उनके डिटेल्ड पर्टिकुलर जो होंगे टेनेंट्स के यानी किराएदारों के, वो आपको डिटेल्ड पर्टिकुलर्स अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाने होंगे, जिसको लेकर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में जो ओनर होंगे, मकान के मालिक होंगे, वो भी अपनी डिटेल उसमें मेंशन करेंगे और उसी के साथ साथ टेनेंट्स की भी डिटेल उसमें मेंशन की जाएगी। जो भी पर्टिकुलर्स होंगे वो आपको अटैच करने होंगे। उसी के बाद आप अपने घरों पर किराएदार रख सकते हैं और इसके लिए एक समय भी निर्धारित किया गया है, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार अनटूवर्ड्स इंसिडेंट जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप जिला प्रशासन सांबा ने उठाया है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ और कठुआ के अंदर भी सरबजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरबजीत क्या कुछ ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं वो देख लीजिए। कठुआ के कीड़िया गंडियाल इलाके के लोगों ने आज खनन विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि कीड़िया गंडियाल इलाका जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, पंजाब से माइनिंग माफिया आकर इनके इलाके में खनन करता है, जिसको लेकर जहां पर स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है वो माइनिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ फूट पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सर क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मामला हो गया?
सर देखिए किड़ियाँ गंडियाल में आप देख रहे हैं कितनी लीगल माइनिंग हो चुकी है। हमारे इलाके में 20-25 हज़ार पॉपुलेशन है। हम जहाँ खड़े हैं जो गंडियाल का एरिया है, अब देखो 100 50 फीट जहाँ पे इतनी माइनिंग हो चुकी है। हम लोगों का वाटर लेवल कितना डाउन हो चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इस समय भी जहाँ कम से कम 10 बोर और 15 नलके ऐसे जो सूख चुके हैं। जो हमारा बांध है 2 बार 85 और 95 में जहाँ फ्लड आया, हम लोगों को जाके पंजाब में शरण लेनी पड़ी। ये डिपार्टमेंट क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? चाहे कोई भी अफसर साहबान हो, डीएमओ हो, डीसी हो, एसपी हो, उनको दिखाई नहीं देता। 15-20 हज़ार पॉपुलेशन है। इसमें मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऊपर बैठे राजनीति करते हैं लेकिन लोगों के बीच में इलेक्शन में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हमारी जगह है कि हमारा इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, तो पंजाब के लोग कैसे आकर यहाँ पर खनन करते हैं? देखिए जी, पंजाब के लोग दोनों तरफ से आके हमारी सीमा में खनन कर रहे हैं, मिली बग से हो रहा है। इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है। कुछ अफसर ऐसे हैं जो सही हैं लेकिन उनकी चलने नहीं दे रहे। क्यों? देखो जहाँ कोई तारबंदी नहीं की गई। हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ आइए, जम्मू और कश्मीर के और पंजाब का जो बॉर्डर है उसकी कोई हदबंदी कीजिए। वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, इस तरफ से भी देखिए और नीचे तरफ से भी देखिए। उन्होंने हमारा सारा इलाका ख़त्म कर दिया। अभी जो नया ब्रिज बनेगा वो कैसे बचेगा? पहले ब्रिज को बचाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया। हमारे पास प्रमाण हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। क्यों? ये गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। कश्मीर घाटी से बड़ी खबर डेवलप हुई कि जब 35 से 370 हटने के बाद कई लीडरों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का इंतखाब किया, लेकिन पीडीपी के साबिक नायब वज़ीर आला और साबिक पैटर्न मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग की खामोशी बहुत कुछ कहती थी। गुज़श्ता कई महीनों से लंबा मैराथन चला और बिलाखिर ये मामला भी अब तकरीबन हल होता दिख रहा है। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग को अब सज्जाद गनी लोन, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनके घर जाकर उनकी खैर आफियत दरियाफ्त करने के बाद उन्हें यह ऑफ़र किया कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को हेड करें, जिसके बाद अभी तक जो है सलाह मशवरा चल रहा है। लेकिन ज़राए के हवाले से खबर है कि इस ग्रुप में बड़ी तादाद में साबिक मेंबर पार्लियामेंट, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के शामिल हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर इंतखाबात जीते थे, वो शायद इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा श्रीनगर की एक अहम सियासी शख्सियत जो कि लोकसभा में पीडीपी की नुमाइंदगी कर चुके हैं, शायद वो भी इस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। और साउथ कश्मीर से चंद अहम शख्सियात भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने असम्बली या पार्लियामेंट में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी दी है। इसके अलावा जनूबी कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर और दीगर अजला से भी बड़ी अहम शख्सियात इस ग्रुप का हिस्सा होंगे। चलिए, तो आपने देखा कि कार्यक्रम में किस तरह से मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित आज भी रखा गया है। प्रशासन और विभाग को चाहिए कि इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप ब्लैक टॉपिंग करते हैं तो दूसरी तरफ खस्ता हालत सड़कें भी देखने को मिल रही हैं। तो खस्ता हालत सड़कों की सुधारने की जरूरत है यहाँ पर पूरी तरह से हालत, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों को काफी तरीके से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।